हाँ जी। हमने लास्ट में पॉइजन रेशियो वगैरह में रिलेशन भी निकाला था। पॉइजन रेशियो, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन, याद है आपको? ये dV अपॉन V इज इक्वल टू DL अपॉन L 1 माइनस 2 सिग्मा, है ना बेटा? यस सर। जी। और 2-3 रिलेशन लिखा था जो कि आपको मैंने बोला याद रखिएगा। चलिएगा, अगला 1-2 पॉइंट और रह गया इसमें। अगला पॉइंट लिखना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग ऑफ वायर। किसी वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता क्या है वो देखें, या किस पे डिपेंड करता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जनरली जो है वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और सेम मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर एरिया सेम है, सेम टाइप के मटेरियल हैं, तो उसके लिए सेम ही होता है। तो लिखिएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ a material is directly proportional to area of cross section. सर रिपीट। breaking strength of a material is directly proportional to cross section area of wire. ठीक है बेटा? सेकेंड पॉइंट लिखिएगा ऐसे, breaking stress is a constant for a given material. Breaking stress is constant for a given material. एक बात ये बताइएगा, जैसे एक कोई ये वायर है जिसका मैंने रेडियस दे दिया r है, ये मैक्सिमम F फोर्स बियर कर सकती है, ठीक है? यही मटेरियल का अगर मैंने थिकनेस 2r कर दिया होता, तो अब ये कितने मैक्सिमम कितने फोर्स बियर कर पाएगी? 4F। ठीक है बेटा? यही बस बताना था कि ब्रेकिंग ऑफ वायर या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है कि उसके इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाती हैं। इसी को बोलते हैं, जो कि किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और यहां आता है टर्म सेफ्टी फैक्टर। अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम तोड़ना चाहेंगे या उसे सही ढंग से रखने चाहेंगे? तो आप बोलोगे सेफ्टी फैक्टर, यानी सेफ रखेंगे, काम करते हुए उसे सेफ रखें, तो उसी को बोला जाता है सेफ्टी फैक्टर। क्या होता है? तो ये बताओ, सेफ्टी फैक्टर में अगर हम किसी सिस्टम पे, मान लो यही है एक हमारा रॉड है, मैं इस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूं? तो आप कहोगे इसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम। आया समझ? तो सेफ्टिंग फैक्टर क्या होता है लिखना, ये सेफ्टिंग फैक्टर इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है सेफ्टिंग फैक्टर की?
ज्यादा से ज्यादा आप उस पे कितना वर्क कर सकते हो, उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर ही। उसके बाद तो वो क्या हो जाना है, टूट जाना है ना बेटा। तो वर्किंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर। उस समय इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेफ्टी फैक्टर 1। आया समझ? यस सर। यस सर। तो ये सेफ्टी फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। बाकी अगर हम वर्किंग स्ट्रेस को कम कर दें तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना बेटा। यस सर। लिख लीजिए ये भी। नेक्स्ट यही है, ब्रेकिंग ऑफ वायर या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतना ही था। अगला पॉइंट, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर। सुनिए, रेडियस ऑफ स्फीयर में कैसे कितना चेंज होता है वो निकालना। अगर मैंने ये बोला कि ये कोई कंटेनर है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, EITS में भी आते हैं। एक ये कंटेनर है, क्या था, एक वाटर ड्रॉप था। ये अगला हम लोग करेंगे, इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में भी करेंगे। देखिए अभी वाटर ड्रॉप वाला फ्लूइड में करेंगे, बाकी सॉलिड वाला यहाँ करेंगे। यहाँ एक बबल है, एयर बबल, जो कि कंटेनर के बेस में है। होगा क्या, जब ये मूव करके ऊपर आएगा तो इसका शेप बड़ा होगा, ये छोटा होता जाएगा। जब एयर बबल नीचे से मूव करके ऊपर आएगा तब इसका शेप बढ़ेगा या छोटा होगा। आपने कभी घर में पानी बॉयल होते हुए देखा है? यस सर। तो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये बड़ा होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ बढ़ेगा, साइज बड़ा होगा। अब ये बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। तो आप कहोगे जैसे ये ऊपर आएगा ना सर, इस पे प्रेशर से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, इस पे ये लिक्विड की वजह से प्रेशर ज्यादा थी, यानी फोर्सेस ज्यादा थी। अब ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, यानी इसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम वहां पे ये भी लगा लेते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखें तो यहाँ का प्रेशर यहाँ का वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर यहाँ का वॉल्यूम, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है आज। आज तो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं अभी। देखो मैंने कहा यहाँ एक पिस्टन है, ये पिस्टन मासलेस पिस्टन है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये मासलेस पिस्टन है एंड मूवेबल भी है। हमने क्या किया कि इसमें एक कोई बॉल डाल दी है, ठीक है, और बॉल डाल दी। पहले बॉल था अंदर, ये लिक्विड के अंदर था, और अब मैंने पिस्टन पे एक वेट रख दिया, यानी mkg का ब्लॉक रख दिया। तो अब ये mkg का ब्लॉक रखने के बाद
क्या ये बॉल का रेडियस वही रहेगा या चेंज हुआ होगा? चेंज होगा। अब चेंज होगा भी तो बहुत माइनर चेंज होगा। अब यही हमें निकालना है कि ये ब्लॉक रखने की वजह से इसके रेडियस में कितनी चेंज हुई है। ठीक है बेटा, तो ये बनाइए यस सर। और लिखो। ये बनाकर लिखियो, पहले डायग्राम बनाइए। चले लिखो, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ बॉल, fractional change in radius of ball when a block put on piston. चलो बेटा, अब सुनो, जैसे ये ब्लॉक यहां रखा गया होगा तो ब्लॉक का तो डायरेक्ट इस पे कोई फोर्स आ नहीं रहा। ब्लॉक की वजह से यहां प्रेशर बढ़ गया। ये पिस्टन का एरिया हमने ए ले लिया, तो जो चेंज इन प्रेशर आई पिस्टन रखने की, ब्लॉक रखने की वजह से जो चेंज इन प्रेशर आया वो कितना रहा? तो वो आया एडिशनल वेट यानी mg डिवाइडेड बाई एरिया। क्या ये बातें समझ आई? बेटा ये ब्लॉक रखने की वजह से जो इस पे एडिशनल प्रेशर आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या इतना आया? यस सर। अब हम लिखेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू, पहले 4/3 पाई आर क्यूब था। हमें चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज, और वो भी पता है बहुत माइनर होगा, तो हम एरर का कॉन्सेप्ट लगा ले। अब dV बाई V इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आएगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये आएगा ln V इज इक्वल टू ln 4/3 पाई प्लस 3 ln R। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, वही लॉग वाला कॉन्सेप्ट है, एरर वाला कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dV बाई V इज इक्वल टू, ये तो 0 प्लस 3 dr बाई R, यही ना? यानी चेंज इन रेडियस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ dV बाई V। आया समझ बेटा ये? यस सर। चलो बस हो गया। अब यहां तक अगर आपने देख लिया तो हम अब लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस। वी नो दैट बल्क मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू माइनस चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम। हमें निकालना था चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, है ना? तो मैं ये लिख सकता हूं अब, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाई बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड ये दिया हुआ होगा। अब माइनस चेंज इन प्रेशर की वैल्यू है mg बाई A बाई बीटा, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। एंड वी नो दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये रेडियस के लिए क्या करें हम, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते। आया समझिए? यस सर। जी, माइनस का मतलब है डिक्रीज होना। चले कॉपी कर लेंगे।
कॉपी कर रहे हो बेटा कि सो रहे हो सब? हो गया, चलिए। यस सर। अगला और लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। अगला पॉइंट है, मैं इसका प्रूविंग करा दूंगा टॉर्सन का। देखिए, पहले समझे क्या होता है टॉर्सन ऑफ सिलेंडर या ट्विस्टिंग कपल करके पूछा जाता है ये। इसमें पूछने के लिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, वही पूछा जाएगा, बट हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे थोड़ा, क्योंकि टाइम ज्यादा है आज, है ना। तो टॉर्सन ऑफ सिलेंडर होता क्या है, आप ऐसे देखे होंगे कभी, जैसे यहां से एक कोई सिलेंडर है या रॉड है, ये ऊपर से फिक्स है, यहां फिक्स है, ये ज्वाइंट है इससे, और हमने नीचे से फोर्स लगा करके उसे बेंड, मतलब ये कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ऐसे। जैसे आप लोग कपड़े कपड़े जो धोने के बाद सुखाने के लिए निचोड़ा जाता है, देखा है आपने, तो एक तरफ से उसको पकड़े रहना चाहिए, पकड़े रहता है कोई, या एक ही बंदा होता है जो एक हाथों से एक तरफ पकड़ा रहेगा और दूसरे तरफ उसको क्या करेगा, घुमाएगा। तो वो क्या होती है उसमें, ऐसे ऐसे मतलब घूम जाते हैं, देखा है ऐसा? फील आ रहा है या इमेज दिखाऊं? यस सर। चलो, तो यही होता है टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे करने हैं, देखिए थोड़ा मैं एक इमेज बना रहा हूं यहाँ। मैंने कहा ये एक सॉलिड सिलेंडर है, जी, ये एक सॉलिड सिलेंडर जिसका लेंथ है L एंड रेडियस है R। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर है। अब हमने ये कहा कि इसका ऊपर वाला लेयर को हमने कांस्टेंट रखा, यानी इसमें कोई टॉर्क वगैरह नहीं दिया, और नीचे वाले पार्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं, ऐसे टॉर्क दे रहे हैं इस पे, ऐसे घुमा रहे हैं हम। अगर नीचे वाले लेयर को घुमाएंगे तो वो क्या होगा, इसके जितने भी मटेरियल होंगे इसमें, जैसे ये लोअर नीचे वाला सरफेस वाला पॉइंट होगा, वो जो है रोटेट कर जाएगा, यहाँ वाला भी होगा, थोड़ा सा रोटेट करेगा, ऐसे करते करते ऊपर वाला अपनी जगह पे रहेगा, है ना बेटा। यस सर। चलिए सोचिएगा थोड़ा, देखिएगा, प्रूविंग जरूरत नहीं है, बट मैं कर लेता हूं यहाँ पे, थोड़ा याद रहे हमें भी। देखिए, मैंने ये माना कि यहां से x डिस्टेंस पे, अब कैसे करने हैं वो देखो, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया A, और जस्ट इसके नीचे एक दूसरा पॉइंट लिया B, जो कि एक्सिस से x डिस्टेंस पे ही होगी शुरुआत में। अब यही पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमने एक लूप बनाया जिसकी रेडियस होगी x, और उस लूप का विड्थ हमने मान लिया dx। अब हम यही बता रहे हैं कि ये पॉइंट को
अब यही वाले छोटा वाला लूप पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये पॉइंट क्या करेगा, बी, यहां से रोटेट होकर के थोड़ा अंदर चला जाएगा। मान लेते हैं हम लोग यहां आ गया, ये बी है, ये बी डैश हो गया, और ये रही आपकी एंगल थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्विस्ट एंगल। 3D फिगर है, ध्यान दे रहे। अच्छा, पी एंड बी डैश बहुत बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ही होता है। तो अगर हम आर्क की बात करें बी एंड बी डैश, तो ये रहा, ये जो लूप है, लूप का ये आर्क बनेगा, और उस आर्क यानी बी बी डैश की लेंथ कितनी आएगी, तो बोलो x इंटू थीटा। वह थीटा क्या है, ट्विस्ट एंगल, और x क्या है, वो जो हमने लूप कंसीडर किया, जो पॉइंट कंसीडर किया, उसकी एक्सिस से डिस्टेंस है। आया समझ? यस सर। यस सर। चलो सुनेंगे, लिखिएगा नहीं अभी, कुछ सुनते जाएं। अच्छा, अब ये ए पॉइंट, पहले तो ए पॉइंट के जस्ट नीचे था, अब हमने इस पे फोर्स लगाया ये लूप पे, तो ये पॉइंट क्या कर गई, थोड़ा सा चेंज हो गई। तो अगर हम बात करें अपना शेयर स्ट्रेन की, तो वो भी यही हुआ करती थी, ये पॉइंट जस्ट इसके ऊपर होता था, लेकिन अगर ऊपर हम लोग फोर्स लगाते थे तो ये पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाता था, और ये एंगल हमारी होती थी शेयर स्ट्रेन, जो कि ये अगर एक्स है और ये एच है, तो फाई की वैल्यू आई थी एक्स बाई एच, है ना? जी सर। अच्छा, अगर हम यहाँ शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ कितना आएगा, तो ये पॉइंट बी पहले यहां था, अब यहां आ गया। चलो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यही आएगा शेयर स्ट्रेन फाई, जिसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा इसके लिए, तो आप बोलोगे अब बी बी डैश, उसका भी तो आर्क ही होगा, डिवाइडेड बाई एंगल, सॉरी रेडियस, तो रेडियस इसके लिए एल होगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर बाई एल। अब रही बात बी बी डैश की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे, तो ये आएगा एक्स थीटा बाई एल, वेर थीटा क्या है, ट्विस्ट एंगल, एक्स हमने कंसीडर किया था फ्रॉम पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ सॉलिड, एंड फाई क्या है, स्ट्रेन। आया समझ बेटा इतना? अच्छा, अगर हम बात करें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा की, तो वो होता है शेयर स्ट्रेन, सॉरी शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो ये देखिए, ये शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी फाई, हमें शेयर स्ट्रेस पता ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहां से शेयर स्ट्रेस को, चलो हम टी से डिनोट करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस टी इज इक्वल टू ईटा इंटू फाई, ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस टी इज इक्वल टू ईटा, ईटा की वैल्यू क्या रही बेटा, नहीं पता, वो तो दिया रहेगा मटेरियल मॉड्यूल, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो वो गिवन होगा, एंड फाई की वैल्यू ये सब होगी, तो ये एक्स थीटा बाई एल, ये टेंशन नहीं है, ये स्ट्रेस है। क्या ये आया समझ इतना?
यस तो हम लोगों ने यहां तक स्ट्रेस निकाल लिया इस लूप पे, कितना स्ट्रेस लग रहा, लेकिन हमें फाइनली निकालना था टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्ट्रेस से काम नहीं बनने वाला। अब हमें निकालना है फोर्स। तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यही ना बेटा। तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस है टी, और एरिया क्या आएगा, इस लूप का एरिया क्या है जिस पे फोर्स लग रहा है, तो वो है 2πx, तो इसकी लेंथ होगी, और इस लूप की विड्थ हम लोग मान लेते हैं dx, यह लूप की विड्थ है dx। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो टी स्ट्रेस इंटू 2πx इंटू dx, टी की वैल्यू पुट करें तो फोर्स आया अपना ईटा थीटा बाई एल इंटू 2πx² dx। सही है ये? अरे बोलो, या ज्यादा टफ हो गया? चलिए ये आपका फोर्स आ गया इतने तक। हमें पढ़ना क्या था, हमें टॉर्सनल कांस्टेंट निकालनी है फाइनली, तो वही कांस्टेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो उसी को निकालने के लिए हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो अब ये बताओ, ये लूप पे टॉर्क कितना लग रहा है? तो आप कहोगे फोर्स, और सारे फोर्स इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं? एक्स डिस्टेंस पे है ना बेटा? तो यस मैं लिखूंगा यहां से टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ, यानी अब ये टॉर्क के टर्म में, एफ के टर्म में एक्स का स्क्वायर है, तो टॉर्क का टर्म में ये क्यूब बन जाएगा, यानी एक और एक्स आ जाएगा, x³ dx। ठीक है बेटा? यस चलो अब कंप्लीट हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम कहां से कहां, तो x कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेकर के रेडियस ऑफ सिलेंडर तक। तो ये 0 से लेकर के रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब इसे सॉल्व करें, देन टॉर्क इज इक्वल टू आएगा ईटा थीटा बाई एल इंटू 2π, देखते रहना थोड़ा वरना गलत ना हो, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। ये आएगा x का पावर 4/4, लिमिट 0 टू r, वैल्यू पुट करेंगे अगर तो ये 2 से कैंसिल आउट, तो ईटा थीटा पाई बाई 2l इंटू r का पावर 4, यही है बेटा। देन टाउ इज इक्वल टू ईटा पाई r का पावर 4/2l इंटू थीटा। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखो, एक सिलेंडर के लिए ईटा भी सेम, पाई भी सेम, रेडियस भी सिलेंडर का सेम, एक सिलेंडर के लिए, और लेंथ भी सेम, तो ये सब कुछ कांस्टेंट होगा, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एक कांस्टेंट सी जिसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोलेंगे, ये यहां भी आएगा और ये एसएचएम में भी पढ़ना होगा। तो अब एसएचएम में हम डायरेक्ट ये चीजें पढ़ लेंगे, टाउ इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, और सी की वैल्यू टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वह ईटा पाई r का पावर 4/2l। ठीक है बेटा? या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग पर यूनिट
एंगल या इसको ट्विस्ट एंगल बोलते हैं। चलो आप लिखो, फिर मैं बताता हूं इसको क्या बोलेंगे। पूरा लिखना है या सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है? अच्छा, ज्यादा टफ लगा ये इसकी प्रूविंग? वो सर। चलिए, अगर करना चाहें तो आप कर लें कॉपी। थोड़ा नीचे से। जी, चलिए। हो गया सर। जी, फिर सी के बारे में लिखे। इज नोन एज ट्विस्टिंग कपर पर यूनिट ट्विस्ट। अगर हम टाउ बाई थीटा लिख दें तो यही आएगा सी, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अब ये भी क्या होता है, आर का पावर 4 होता है, ये चीजें पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो कि आपके अच्छे मॉड्यूल में मिलेंगे, वो मैं अभी करा देता हूँ। चले, देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें। जैसा ये एक रोड है,
इसका लेंथ है L/2 और रेडियस है R/2। ये रॉड का, इसको ज्वाइंट कर दिया गया कोई दूसरे रॉड से, ऐसे। अब बड़े वाले का रेडियस R है और लेंथ है L। ठीक है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, मेड बाय द सेम मटेरियल, बट डायमेंशन थोड़ा अलग अलग है। आपसे बोला गया कि अगर हम लोअर पॉइंट को, इस पॉइंट को थीटा एंगल ट्विस्ट करते हैं तो ये ज्वाइंट कितना ट्विस्ट होगा। टॉप मोस्ट वाला तो 0 ट्विस्ट होता है, तो ये ज्वाइंट कितना ट्विस्ट होगा। बनाए डायग्राम, डायग्राम बनाएं और लिखें। बना लिया, लिखे। इफ द फ्री एंड ऑफ लार्जर cylinder, if the free end of larger cylinder is twisted by angle theta, if free end of larger cylinder is twisted by angle theta, then twist angle at the joint will be, then twist angle at the joint will be, चलिए ये देखिएगा, इसमें जो ये एंगल था ना, ये थीटा, वो थीटा -0 था। थीटा -0 का मतलब कि ये जो है थीटा एंगल रोटेट हो गई और ये एंगल 0 हो, है ना। ऐसे ही थोड़ा सा अब सोचिए, टॉर्क इक्वल होगा, टॉर्क इक्वल ही होगा बेटा। अब ऐसा नहीं है ना हम लोग इधर भी टॉर्क दे रहे हैं, यहाँ पे जो टॉर्क दे रहे हैं वही टॉर्क यहाँ भी आए। उसी टॉर्क की वजह से ये भी पॉइंट रोटेट होगा ना, जो टॉर्क हम यहाँ देंगे। चलो 16/17 थीटा, 16/17। चलिए मैं भी चेक करता हूँ। ये ईटा पाई r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l, ये होता है टॉर्क इंटू थीटा। मान लो अगर ये थीटा एंगल रोटेट हो रहा और ये θ1 रोटेट हो रहा और ये 0 रोटेट हो रहा, तो हम लिखेंगे क्या
पहले वाले रॉड के लिए, इसके लिए बड़े वाले के लिए जो ट्विस्ट एंगल आएगी वो क्या होगी, थीटा होगी या थीटा माइनस थीटा 1 होगी, क्योंकि ये भी थीटा 1 रोटेट हो गई। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए अगर हम ऊपर वाले छोटे वाले रॉड के लिए लिखेंगे तो वो आएगा टाउ इज इक्वल टू ईटा पाई, रेडियस है r/2 का पावर 4/2, लेंथ भी उसकी आधी की है। वो कितना एंगल रोटेट होगा, थीटा 1 माइनस 0, और ये थीटा माइनस थीटा 1, हमें कैलकुलेट करना है थीटा 1। बस इन दोनों टॉर्क को इक्वल करें अगर, तो ये आएगा ईटा पाई r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2l थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू ईटा पाई r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 यानी 16, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, इंटू थीटा 1। अगर हम सॉल्व करें ये तो ये और ये पूरा कैंसिल, ये आएगा 8 टाइम्स आएगा ना बेटा, 2l और इधर 16l, इससे मल्टीप्लाई करें यानी 8 थीटा माइनस 8 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1, तो ये 9 थीटा 1 इज इक्वल टू 8 थीटा, थीटा 1 की वैल्यू है 8 थीटा बाई 9। आपको समझ आया कहाँ कैलकुलेशन गलत था आपका? यस सर। चलिए, जनरली यही क्वेश्चन जो अभी मैंने बनाया, यही क्वेश्चन हर मॉड्यूल में दिया रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इस पॉइंट से ये था, आपने ये भी करा दिया। आप एक और है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट, वो याद ही रखने हैं, लिख लो वो भी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कांस्टेंट होता क्या है कि अगर हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन चेंज होती है। ये जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, हमने फोर्स लगाया, इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो गई, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करती हैं, अपने फिर से इनिशियल शेप में आने की कोशिश करती हैं, तो उनके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब वो फोर्स कितनी होती है वो नहीं हमें कैलकुलेट करने हैं, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करता है, अपने इनिशियल शेप में आने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, और वही फोर्स कांस्टेंट के बारे में हमें पढ़ना है और यंग मॉड्यूलस में रिलेशन याद रखने हैं बस। तो लिखे, बनाए, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट में लिखो when an external force is applied on a solid, when an external force is applied on a solid, then the distance between the molecules is changed. Distance between the molecules is changed. And a intermolecular force work to restore, and a intermolecular force work to restore the original position of molecules. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है
F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल्टा R, where डेल्टा R क्या है? चेंज इन separation between molecules, change in separation between molecules. यहां से K जो होता है कांस्टेंट, ये होता है F बाई डेल्टा R, यही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। K को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। जो K की वैल्यू आएगी वो होती है यंग मॉड्यूलस के साथ, याद रखना है यही चीज। ये होता है बेटा बेसिकली F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट वही है, ये K इज इक्वल टू F बाई एक्स, है ना। जी वैसे याद रखें, ये K की जो वैल्यू आती है ये होती है Y इंटू चेंज इन पोजिशन R, सॉरी चेंज इन पोजिशन नहीं, एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये अगर हमने मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन आर नॉट पढ़ा है तो ये होती है K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू और यंग मॉड्यूलस में रिलेशन। ये इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है, Y यंग मॉड्यूलस होता है, एंड R क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन एटम्स। चलो आप लोग इसका क्वेश्चन बना रहे हैं? जी आज शाम को हम अगर क्वेश्चन होगा तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो भी, वरना हम अगला फ्लूइड स्टार्ट करने जाएंगे। इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा आप पूरा पूरा। चलो हटा दो बेटा। अब आपका जो आगे का चैप्टर है ना, वो बहुत ही जल्दी ही कंप्लीट होगा। मतलब अभी अगस्त है ना, सितंबर नहीं, अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 1 मंथ आप मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सिमम 1 मंथ, और 1 मंथ में SHM वेव, तो वो हो जाएंगे। चलिए एंड करूं।